बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और पर्टिकुलरली यूनिक्स और लिनक्स के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू यूनिक्स एंड लिनक्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और फिर उसके अंदर जो फर्दर एस्पेक्ट्स या उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज या चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसके बिहाइंड हैपनिंग क्या होती है, थॉट क्या चल रही होती है और उसके अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीजें आज के सेशन में देखेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे by the definition of the operating system. So what is an operating system? It is a collection of integrated programs that control the execution of application programs and manage system resources. अगर बहुत ही सादा अल्फाज में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम असल में एक वर्किंग स्पेस होती है जो कंप्यूटर के तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करता है, उनके दरमियान इंटीग्रेशन पैदा करता है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और टेक्निकली यही चीजें लिखी हुई हैं कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है, क्या क्या कंट्रोल करता है, तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को और सिस्टम के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। अब रिसोर्सेज से क्या मुराद है, स्पेसिफिकली बात करें तो रिसोर्सेज के से मुराद ये है कि उसमें जितने भी प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको मेमोरी एलोकेट करना और फिर जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो उससे मेमोरी को फ्री अप करना, मल्टीपल जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं उनको पैरेलल लेके चलना, ये सारी चीजें जो है वो रिसोर्स एलोकेशन के वर्ड के अंडर आ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही होती है कि कंप्यूटर की जो अवेलेबल मेमोरी है, कंप्यूटर की जो अवेलेबल स्पेस है, उसको तमाम प्रोग्राम्स में पैरेलल कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, स्पेसिफिकली जब मल्टीटास्किंग चल रही हो, जब पैरेलल प्रोग्रामिंग चल रही हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यही काम है जो वो करता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज बाय एब्स्ट्रैक्टिंग हार्डवेयर कंप्लेक्सिटी। कि वही बात आ जाती है कि हार्डवेयर कंप्लेक्सिटी से अब्स्ट्रैक्ट करके हम चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। और ये करता कैसे है? बाय प्रोवाइडिंग लेयर्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन दैट हाइड द हार्डवेयर डिटेल्स व्हाइल मैनेजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अब इस सारे सिस्टम में हम हार्डवेयर की डिटेल में नहीं जाते, हम ये नहीं देखते कि प्रोसेसर के अंदर कौन सा जो कंपोनेंट है वो वर्किंग में है, कौन सी रेजिस्टेंस जो है वो वर्किंग में है, कहां पे सिस्टम करंट ले रहा है, कहां पर नहीं ले रहा। इन सारी चीजों को जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही मैनेज करता है और हमें सिर्फ यूजर इंटरफेस के ऊपर सिर्फ वो स्पेसिफिक इनपुट या आउटपुट हैंडलिंग दिखाता है जिसको हमने डायरेक्टली डील करना होता है। तो बैक एंड पे जो कुछ भी हो रहा होता है वो सारी की सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ओवरऑल बात करें तो ड्यूल रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका टास्क है दैट इज रिसोर्स मैनेजर। ये एक रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम करता है जो कि एलोकेट और कंट्रोल करता है क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट काम सीपीयू प्रोसेसर टाइम, कि प्रोसेसर का टाइम जो है उसको मैनेज करता है कि जो डिफरेंट प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो किस प्रोग्राम को, किस कमांड को, किस एग्जीक्यूशन को कितना टाइम अलॉट करना है। उसके बाद मेमोरी है रैम की, क्योंकि हम रैम की बात इसलिए करते हैं कि सिस्टम प्रोसेसिंग में जितनी भी मेमोरी यूज हो रही होती है वो वही मेमोरी होती है जो एक्चुअली रैम से यूज हो रही होती है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, जो भी हम उसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस लगाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं, उन सबको हैंडल जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। स्टोरेज जो है, जो भी हम आउटपुट या इनपुट या कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट हम सेव कर रहे होते हैं उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। सेकंड इसका जो मेन रोल है दैट इज एक्सटेंडेड मशीन, वर्चुअल मशीन। ये एक्चुअली सीपीयू का एक फर्दर एनहांस्ड वर्जन होता है। ये कंप्यूटर के ब्रेन का ब्रेन आप इसको कह सकते हैं। ये एक वर्चुअल मशीन के तौर पर जो एक्चुअल मशीन होती है उसको ऑपरेट कर रहा होता है। हाइड कंप्लेक्स हार्डवेयर ऑपरेशंस, हार्डवेयर के जो कंप्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आपने हार्डवेयर के जो सिस्टम के जो कंपोनेंट्स अगर देखे हो तो उसके ऊपर मल्टीपल टाइनी कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं, उन सबको कैसे वो कंबाइन करके चला रहा है, वो उन सबको हाइड करके सिंपली चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता है। इतने कॉम्प्लेक्स काम को वो हैंडल कर रहा होता है, बट उसके लिए जो है वो आप उसको देख नहीं रहे होते, आप सिंपल चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोवाइड कंसिस्टेंट इंटरफेसेस, कि जो भी प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं उसके बैकएंड पे कौन से कोड चल रहे हैं, कैसे वो हैंडल कर रहा है, उन सारी चीजों को हटाकर वो सिर्फ इंटरफेसेस दिखाता है जो इनपुट आउटपुट डिपेंडेंट होती है, जिसके साथ ह्यूमन ने इंटरेक्ट करना होता है। क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ अबंडेंट रिसोर्सेज,
और ये हर वक्त तमाम प्रोग्राम्स को ये एहसास दिलाता है कि हर वक्त हर प्रोग्राम के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है ताकि उनकी एग्जीक्यूशन में कोई मसला ना आ सके। तो ये स्लाइड के अंदर हमने डिटेल के साथ देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम है और वो किस तरह से बैकएंड पर मशीन को ऑपरेट करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ओके जी, मूव करते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी एक सिंपल एनालॉजी के तौर पर यूज करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रेस्टोरेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें ताकि आप लोगों को जरा आसानी से समझ आ सके कि अगर हम रेस्टोरेंट के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करें तो कौन सी चीज किसके साथ कंपेयर हो सकती है। फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिक्लेयर करते हैं किचन के हेड शेफ के साथ। एक रेस्टोरेंट में जो हेड शेफ होता है, जो पूरे किचन को कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है। उसके अंदर जो सीपीयू है वो एज ए स्टोव या ओवन के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि कुकिंग कर रहा होता है। मेमोरी जो रैम है ये काउंटर स्पेस है जिसके ऊपर जो तमाम टास्क जो वो दिए जा रहे हैं। स्टोरेज जो है ये रेफ्रिजरेटर या पैनेट्री है जो बैक एंड पर बल्क में जो फूड्स है उनको स्टोर करता है। और प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये कुकिंग के जो ऑर्डर्स हैं। उसके बाद शेड्यूलर्स क्या होते हैं, ये ऑर्डर की क्यू कि किस तरतीब से ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको मैनेज कैसे करना है उसको हम शेड्यूलर से डिक्लेयर कर सकते हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ये स्टाफ है, डिशेस है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सारे इसके तौर पर आ जाते हैं। तो यू कैन सी कि सबका अपना अपना काम है और इन सारी चीजों को हैंडल कौन कर रहा है, हेड शेफ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अगर हेड शेफ इसमें ना हो तो हर जगह पर जो चीजें हैं वो मिसमैच हो जाएंगी, चीजें जो मर्ज हो जाएंगी, वो उनके दरमियान जो मसाइल क्रिएट हो जाएंगे और सिस्टम जो प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की एवोल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो है 1940 और 1950s के दरमियान जो है वो सीरियल प्रोसेसिंग हुआ करती थी, जिसके अंदर जो है सीरियल प्रोसेसिंग से मुराद ये कि एक प्रोग्राम और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा प्रोग्राम, दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तीसरा प्रोग्राम। ये स्टार्ट हुआ था जब पंच कार्ड बेस्ड जो है वो इनपुट्स दी जाती थी मशीन्स को। तो डिफरेंट पंच कार्ड, हर एक पंच कार्ड एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को इंडिकेट करता था। तो एक पंच कार्ड जब प्रोसेस हो जाता था तो फिर दूसरा पंच कार्ड चलता था, फिर तीसरा, उसको हम सीरियल प्रोसेसिंग कहते थे। उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, मैनुअल सेटअप था, प्लग बोर्ड के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता था और में जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन थी वो लेस देन 5% थी। उसके बाद 50s और 60s के दरमियान सिंपल बैच यानी कि छोटे छोटे बैचेस की सूरत में प्रोग्राम की जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। उनको मॉनिटर या ऑटोमेटिक जॉब के तौर पर लिया जाता था और इसमें सीपीयू जो है वो 15 to 20% यूटिलाइज होता था। 60s में मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया, मल्टीपल जॉब्स जो है वो मेमोरी के अंदर होने लगी और फिर सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी बढ़ी, 65 से 70% यूज हुआ। 70s में टाइम शेयरिंग आ गई कि अब मल्टी प्रोसेसिंग में इतने ज्यादा प्रोग्राम्स आए कि हमने सारे टाइम को जब वो एलोकेट करना शुरू कर दिया। ये इंटरेक्टिव था, क्विक रिस्पांस था और 80 to 90% जो है वो सिस्टम यूज होने लगा। 1980s के बाद और अब तक जो है वो पर्सनल या मॉडर्न कंप्यूटर आने शुरू हो गए जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता था और ये नेटवर्क सिस्टम थे और इसमें जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन थी मोर देन 90% होती थी। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट नजर आ जाएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग और विदाउट मल्टी प्रोग्रामिंग जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन वो कैसी होती थी। फॉर एग्जांपल ऊपर आप देखें कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, वो एक प्रोग्राम जो है वो रन हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि क्या होगा, इस रनिंग के बाद अगले प्रोग्राम के आने के से पहले पहले जितना भी टाइम था वो वेस्ट होता था, सिस्टम जो वो आइडल रहता था और फिर जो दूसरा प्रोग्राम रन होता था तो सीपीयू बिजी हो जाता था, फिर आगे जो वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता था। इस तरह के सिस्टम में जो है वो 30% सीपीयू जो था वो सिर्फ इस्तेमाल हो पाता था। इस तरह देखें तो 3 जॉब्स जब आ रही हैं तो जब पहली जॉब रन होती है तो उसके वेटिंग टाइम में जो दूसरी जॉब है वो रन हो जाती थी, फिर दूसरी जॉब के कंप्लीशन के दरमियान जो वेटिंग टाइम आता था तो उसमें तीसरी जॉब रन हो जाती थी। तो एट ए टाइम सिस्टम हर वक्त जो है वो बिजी रहता है, मोर देन 65% जो है वो सिस्टम बिजी रहता है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि सीपीयू के टाइम का नियरली 100% जो है वो यूटिलाइज हो सके, कोई ऐसा टाइम ना गुजरे जिसमें सीपीयू कोई ना कोई टास्क परफॉर्म ना कर सके। जितना ज्यादा सीपीयू का टाइम यूटिलाइज होगा उतना ही वो एफिशिएंट सिस्टम होता है, यानी कि उसमें जो टाइम वेस्टेज है वो कम से कम होती है और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो सिस्टम हैंडलिंग में जाता है।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू द यूजर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करता है उनकी बात करें तो उनमें पहले नंबर पर आ जाती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है उसमें प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है, उसको रन किया जाता है, उसको हैंडल करके उसको टर्मिनेट किया जाता है। अब ये याद रखिए कि प्रोग्राम को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना इज अनदर थिंग, उसको प्रोसेस करना इज अनदर थिंग, और उसके बाद टर्मिनेट भी करवाना पड़ता है। व्हाई वी नीड द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, ताकि जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई की हुई है, जो वो रैम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जो टाइम वो सीपीयू का यूटिलाइज कर रहा है, जब तक आप उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक वो स्पेस फ्री नहीं होगी ताकि अदर सिस्टम्स को यूज करवा सकें। तो पहला काम जो सर्विस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देन हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आ जाते हैं, यानी कि जितनी भी आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाई होती है उसकी हैंडलिंग जो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन फाइल सिस्टम आ जाता है, फाइल्स को बनाना, डिलीट करना, रीड करना, राइट करना, ये सारा काम, डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, ये सारा काम जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। देन इट्स कम्युनिकेशन, यानी कि नेटवर्क के ऊपर जो सिस्टम जो है डाटा शेयर करता है नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। देन एरर डिटेक्शन है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का एरर है वो किसकी तरफ से किसकी तरफ से डिटेक्ट किया जाता है, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देन सर्विसेज जो है वो एफिशिएंट सिस्टम ऑपरेशन के लिए जो दी जाती हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज सिस्टम को देता है, ये वो सर्विसेज थी जो यूजर को मिलती थी, और ये वो सर्विसेज है नीचे वाली जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है ताकि वो स्मूथली रन कर सके। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि ये एलोकेट करता है सीपीयू की मेमोरी और टाइम को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, कि किस ऑपरेशन को, किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी जो अलॉट करनी है और कितना टाइम जो है वो अलॉट किया जाएगा। उसके बाद है जी अकाउंटिंग, यानी कि रिसोर्सेज का ट्रैक भी करता है। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो आफ्टर द टर्मिनेशन जो फ्री स्पेस है वो उसको किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट कर सके, उसको ट्रैक करना कहते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, कंट्रोल एक्सेस है कि उसके अंदर जितना भी डाटा है या जो कुछ भी उसके अंदर चल रहा है उसकी एक्सेस को अनऑथराइज कोई जो है वो एक्सेस ना कर पाए, उसको कंट्रोल, सेफ और सिक्योर बनाना काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ये वो सर्विसेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है टू द यूजर एंड टू द सिस्टम एज वेल। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, जो कंपैरिजन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसकी हम बात करते हैं। तो चार तरह की अप्रोचेस जो हम इस्तेमाल की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के लिए। फर्स्ट वन इज मोनोलिथिक। अब मोनोलिथिक में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स है ऑल प्रेजेंट इन अ सिंगल एड्रेस स्पेस, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ही कर्नेल के अंदर जो है वो सारी की सारी एप्स जो पाई जाती हैं। ये फास्ट और एफिशिएंट तो है, बट इसकी रिलायबिलिटी या इसको मेंटेन करना जो वो मुश्किल होता है। उसके बाद लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये हायरार्किकल लेयर्स होती है कि उसमें हर कंपोनेंट, हर जो एग्जीक्यूशन है या हर कंपोनेंट जो वो लेयर्स की सूरत में होता है। जैसे आप देख सकते हैं यूजर इंटरफेस है, फाइल सिस्टम है, सिस्टम सर्विसेज है, फाइल सिस्टम्स है, सिस्टम सर्विसेज है, ये सारी की सारी लेयर्स की सूरत में बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर मौजूद होती हैं। इनकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर होती है और इनको हैंडल करना भी आसान होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी डिबगिंग करना आसान है, इनमें से बग्स ढूंढ के उसको ठीक करना आसान है। उसके बाद माइक्रो कर्नेल आ जाता है, इसके अंदर मिनिमल कर्नेल। अच्छा, कर्नेल क्या होता है? ये कर्नेल जो बार बार एक वर्ड यूज होगा, इज द एसेंशियल कोर प्रोग्राम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्ट एज द प्राइमरी ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड फिजिकल हार्डवेयर, यानी कि फिजिकल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान जो ब्रिज है। पीछे हमने लैंग्वेज वाले सेक्शन में देखा था कि जो हार्डवेयर है कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद है वो सारे का सारा इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, तो उसमें जो इनपुट आउटपुट जो कमांड्स चलती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर 010101 इस तरह की चलती हैं। बट हम जो चीजें देख रहे होते हैं हम उनको अल्फाबेट्स, पिक्चर्स, कलर, साउंड, इन चीजों को देख रहे होते हैं। तो इन चीजों को मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी कि हार्डवेयर में कन्वर्ट करने के लिए जो ब्रिज है वो कर्नेल होता है जो कि इसको ब्रिज आउट करता है इन चीजों को। ओके जी, फोर्थ जो हमारे पास अप्रोच है दैट इज अ मॉड्यूलर। ये क्या होता है? ये कोर प्लस लोडेबल मॉडल्स पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और इसकी फास्ट होता है, रिलायबल होता है, और इसको हैंडल और मेंटेन करना भी इस अप्रोच में आसान होता है। ओके जी, फर्दर हमारे पास एक कंपैरिजन है बिटवीन द प्रोसेस एंड द प्रोग्राम। एक प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या फर्क है? तो प्रोसेस जो है वो एक प्रोग्राम जो है पैसिव एंटिटी है, और जो
प्रोसेस है वो एक एक्टिव एंटिटी है। प्रोग्राम इज द कोड, उसके अंदर जो कोड और उसके रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जब वो उस रूल्स को, इन इंस्ट्रक्शंस को जब हम इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं, जब वो वर्किंग कंडीशन में होता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम फाइल ऑन अ डिस्क, यानी कि वो एक कंपोनेंट एक मेमोरी की सूरत में डिस्क पर मौजूद होता है, जबकि जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन होती है, वो रनिंग ऑफ दैट प्रोग्राम होता है। स्टैटिक कोड होता है प्रोग्राम, जबकि प्रोसेस जो वो डायनामिक होता है, और प्रोग्राम को किसी तरह के रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ रैम मेमोरी, यानी कि जो प्रोसेस है उसको मूव करने के लिए सीपीयू की कुछ ना कुछ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। बट जो प्रोसेस होता है उसको सीपीयू की मेमोरी यानी कि रैम की मेमोरी नहीं चाहिए होती, क्योंकि एक फाइल है, तो ये हार्ड ड्राइव की जो फाइल है उसको इस्तेमाल करके रेस्ट पे रहता है। प्रोग्राम इज लाइक अ रेसिपी एंड प्रोसेस इज लाइक कुकिंग दैट रेसिपी, यानी कि एक्चुअल वर्किंग जो होती है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी प्रोसेस की जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं। तो उसमें ये 6 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेट होती है दैट इज एडमिट। एडमिट कौन सी स्टेट होती है जिसमें प्रोसेस जो है वो न्यू टू रेडी की तरफ मूव करता है। इसके अंदर जो प्रोसेस है वो मेमोरी पर लोड किया जाता है कि ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस नीड टू बी एग्जीक्यूशन, उसको मेमोरी अलॉट की जाती है ताकि वो खुद को एग्जीक्यूट करवा सके। देन हमारे पास आ जाता है जी डिस्पैच। इसमें जो प्रोग्राम है वो रेडी से रनिंग की तरफ जाता है। इसमें क्या होता है, जो शेड्यूलर है वो सिलेक्ट करता है प्रोसेस को। शेड्यूलर क्या काम कर रहा होता है, वो असल में तमाम प्रोसेसेस की क्यू बना रहा होता है कि किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करवाना है। वो किस बेस पे इसको क्यू बनाता है वो आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी जो तरतीब है वो किस अंदाज से लगती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है, प्रोसेस जो वो रनिंग से रेडी की तरफ जाता है, यानी कि रनिंग से प्रोसेस जो वो दोबारा कहां आ जाता है, रेडी पोजीशन में, यानी कि टाइम क्वांटम जो है वो एक्सपायर हो चुका होता है और उसको आगे मौका नहीं मिला होता है एग्जीक्यूशन का, तो वो दोबारा मेमोरी एलोकेशन के लिए रेडी पोजीशन पर आ जाता है। देन इट इज अ ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होता है, रनिंग से वेटिंग में चला जाता है, यानी कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पर चला जाता है कि उसको किसी न किसी इनपुट की या आउटपुट की जरूरत होती है। अगर आउटपुट की जरूरत है तो वो डिवाइस का वेट करता है रेडी होने के लिए, अगर इनपुट की जरूरत है तो यूजर की तरफ से इनपुट का वेट कर रहा होता है। उसके बाद वेकअप होता है, यानी कि वेटिंग से वो दोबारा किधर चला जाता है, रेडी की तरफ, यानी कि उसको इनपुट या आउटपुट का जो रिस्पांस चाहिए होता है वो उसको मिल चुका होता है। फिर उसके बाद वो एग्जिट करता है, यानी कि रनिंग से वो किधर चला जाता है, टर्मिनेट की तरफ, और प्रोग्राम जो है वो फिनिश हो जाता है। तो ये वो 6 स्टेट्स हैं जिनमें प्रोग्राम चल रहा होता है, और बैकएंड में उस पर क्या हो रहा होता है कि कब उसको मेमोरी अलॉट हो रही है, कब वो क्यू में लगता है, कब वो रिस्पांस का वेट करता है, कब उसका रिस्पांस टाइम खत्म होता है और फिर वो खुद को टर्मिनेट करके मेमोरी जो है उसको फ्री कर देता है। तो ये वो प्रोसेस की स्टेट्स हैं जो हर प्रोसेस जो है वो इसी स्टेट में से गुजरता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो मैंने पीछे बात की थी शेड्यूलिंग के ऊपर, कि जो प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, क्योंकि एक सिंगल प्रोसेस तो नहीं होता ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल प्रोसेसेस आ रहे होते हैं। तो उनमें जो शेड्यूलर जो है वो उनकी शेड्यूलिंग करता है या उनको क्यू में लगाता है, वो किस तरह की लगाता है। तो 3 तरह की शेड्यूलिंग होती है। फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म, देन शॉर्ट टर्म और देन मीडियम टर्म। 3 तरह की ये शेड्यूलिंग की जाती है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात करें कि यानी कि कौन ज्यादा होता है, तो लॉन्ग टर्म में जो सेकंड्स या मिनट्स की रेंज में होता है, शॉर्ट टर्म में मिली सेकंड्स की रेंज में टाइम जो है वो शेड्यूलिंग में लगता है, जबकि मीडियम टर्म में ये सेकंड्स के जो है वो वेट पे रहता है। स्पीड की बात करें, लॉन्ग टर्म स्लो होता है क्योंकि ज्यादा वेटिंग टाइम होता है, शॉर्ट टर्म में सबसे कम वेटिंग टाइम होता है इसलिए बहुत तेज होता है, मीडियम टर्म में चूंकि मीडियम जो वेटिंग टाइम होता है तो ये मीडियम स्पीड जो है वो रखता है। फंक्शंस की बात करें, लॉन्ग टर्म जो वो एडमिशन टू मेमोरी होता है, इस तरह के फंक्शंस होते हैं, यानी कि मेमोरी एलोकेशन का जो प्रोसेस है, और शॉर्ट टर्म में जो सीपीयू एलोकेशन है उस तरह के प्रोसेसेस हैं वो शामिल है, और मीडियम टर्म में स्वैपिंग के जो प्रोसेसेस हैं वो शामिल है। कंट्रोल्स की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म्स है ये मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उनको हैंडल करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग में सीपीयू यूटिलाइजेशन आ जाती है, और मिड टर्म के अंदर जो है वो मेमोरी यूजेज आ जाता है। यहाँ पर ये पिक्चर की फॉर्म में एक इसकी पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की गई है। तो ये 3 तरह की जो शेड्यूलिंग है और वो उनकी जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जो सीपीयू शेड्यूलिंग कर रहा होता है उसका क्राइटेरिया क्या, किस बेस पर जो है वो सीपीयू
की जो शेड्यूलिंग है, प्रोसेसेस की शेड्यूलिंग होती है, किन पैरामीटर्स या क्राइटेरिया के ऊपर, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उनमें जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट है दैट इज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू की अवेलेबिलिटी, जिससे प्रोसेस करना है, जिस ब्रेन ने उसको थॉट करना है, उसकी अवेलेबिलिटी। तो सबसे पहला इस बेस पे उसको क्यू में लगाया जाता है कि सीपीयू कितना अवेलेबल है, या जो प्रोग्राम आया है उसको सीपीयू की कितनी अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड है। ये असल में परसेंटेज ऑफ टाइम होता है जिसमें सीपीयू जो है वो बिजी रहता है। और सबसे बेस्ट कंडीशन इसकी क्या होती है कि ये मैक्सिमाइज हो, यानी कि क्लोज टू 100% हो। सीपीयू जितना ज्यादा बिजी होगा उसका मतलब यह है कि प्रोसेसेस की जो एफिशिएंसी है वो उतनी ही ज्यादा है। उसके बाद थ्रूपुट है। थ्रूपुट क्या होता है? असल में ये प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम है, कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। एंड इट शुड आल्सो मैक्सिमाइज कि मैक्सिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। देन हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाता है, सबमिशन ऑफ द कंप्लीशन, यानी कि प्रोसेसेस जो है कंप्लीट होने के बाद दोबारा जो, या आप उसको यूं कह लें, कंप्लीट होने के बाद सबमिशन की कॉल देते हैं कि हमारा प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, इट शुड बी मिनिमाइज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेटिंग टाइम, के टोटल टाइम जो क्यू के अंदर प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा होता है रेडी कंडीशन के अंदर, उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। इट शुड आल्सो बी मिनिमाइज, के बहुत कम ये मिनिमाइज टाइम होना चाहिए ताकि मैक्सिमम जो प्रोसेसेस हैं वो एंटरटेन हो सके। उसके बाद रिस्पांस टाइम है, टाइम टू फर्स्ट रिस्पांस, यानी कि जब प्रोसेस जो वो रेडी हो जाता है, क्यू के अंदर लग गया है, रेडी हो गया, तो उसके बाद सीपीयू की तरफ से रिस्पांस कितनी जल्दी उसको मिलता है एग्जीक्यूशन के लिए। एंड इट शुड आल्सो बी मिनिमाइज, जितना कम होगा उसका मतलब ये कि प्रोसेसेस उतनी जल्दी जो है वो सीपीयू हैंडल कर रहा है। ओके जी, फर्दर मूव कर लेते हैं जी। अब हमारे पास आ जाती है शेड्यूलिंग की टाइप्स, कि किस तरह से शेड्यूलिंग की जाती है, किस तरह से प्रोसेसेस को सीपीयू हैंडल करता है। उसमें जो पहली स्ट्रेटजी है दैट इज एफसीएफएस, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसमें क्या होता है? प्रोसेस सर्व इन ऑर्डर ऑफ अराइवल, यानी कि फर्स्ट जो आएगा प्रोसेस उसको उतना ही पहले जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स ये है कि शॉर्ट प्रोसेसेस वेट बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेसेस, कि अब अगर फर्ज करें कि एक लॉन्ग प्रोसेस आगे लग गया, उसके बाद दो शॉर्ट प्रोसेसेस है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये दोनों प्रोग्राम जो है वो वेट करते रहेंगे। ये एक प्रॉब्लम है। देन पोर रिस्पांस टाइम फॉर द इंटरेक्टिव जॉब्स, कि अब अगर तो ये प्रोसेस लगा हुआ है आगे, इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लगे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना टाइम इसको रिस्पांस होने पर लगेगा उतना ही टाइम ये फीडबैक देने में भी लगाएगा। तो ये भी मसला है। उसके बाद सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी आइडल, कि अब जितनी देर ये प्रोसेस जो है वो हो रहा है उतनी देर तक ना आउटपुट मिलेगी ना इनपुट मिलेगी, यानी कि आगे से और पीछे से सिस्टम जो है वो आइडल हो जाता है। तो वेटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है इनपुट डिवाइसेस की तरफ भी और आउटपुट की तरफ से भी, यानी कि इनपुट डिवाइस इनपुट देके वेट करती है नेक्स्ट इनपुट के लिए, और आउटपुट डिवाइस वेट कर रही होती है कि प्रोसेस कंप्लीट हो तो उसको आउटपुट जो है वो मिले। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम्स है। और इनको इस्तेमाल कब किया जाता है? जब सिंपल सिस्टम्स हो, जो ज्यादा इंटरेक्टिव या ज्यादा जरूरी उसमें जॉब्स ना हो। बैच प्रोसेसिंग, जहां पे तमाम जॉब्स हैं वो तकरीबन एक जैसी हो, क्योंकि अगर जॉब्स एक जैसी होंगी तो उनको इक्वल टाइम ऑफ शेयर मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। नॉट गुड फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम, जो इंटरेक्टिव सिस्टम है उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेट टाइम है वो समटाइम्स बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एसजेएफ, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस जो स्मॉलेस्ट जॉब्स हैं उनको पहले हम प्रोसेस कर देते हैं, और जो लॉन्गेस्ट जॉब है उनको उतने ही लेट जो है वो प्रोसेस करते हैं। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लॉन्ग प्रोसेसेस में नेवर एग्जीक्यूट इफ शॉर्ट वंस कीप्स अराइविंग, कि अब लॉन्ग प्रोसेस अगर वेटिंग में पड़ा हुआ है और शॉर्ट प्रोसेस बार बार आई जा रहे हैं, तो अब हमने जो एल्गोरिथम लगाया हुआ है कि शॉर्ट प्रोसेसेस ही पहले डील करने हैं, लॉन्ग बाद में करने हैं। अब अगर शॉर्ट प्रोसेसेस आई जा रहे हैं तो लॉन्ग प्रोसेस कभी डील ही नहीं हो पाएगा, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए और इसके साथ कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर बस टाइम परफेक्टली, हम ये भी जो है वो बस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कब कौन सा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है जी एजिंग। एजिंग कैसे करता है? ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द वेटिंग प्रोसेसेस, इंश्योर इवेंचुअल एग्जीक्यूशन, यानी कि इसमें आप एक तो ये इंश्योर करें कि लॉन्ग प्रोसेसेस भी एटलीस्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और सेकंड ये कि एजिंग, कि अगर शॉर्ट प्रोसेसेस आई ही जा रहे हैं तो उसमें जो पहले वाले प्रोसेसेस हैं
उनको टाइम को भी मद्देनजर रखा जाए कि शॉर्ट भी हो और उसको टाइम भी हो गया हो। तो इस तरह जो शॉर्ट प्रोसेसेस नए आए हैं वो थोड़ी देर क्यू में वेट कर लेंगे, और अगर लॉन्ग प्रोसेस क्यू में है तो वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद हमारी थर्ड स्ट्रेटजी होती है जी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसको हम पहले जो है वो रन करवाते हैं, यानी कि हम उसके अंदर ये सेलेक्ट करते हैं कि प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन है। ये चीज मद्देनजर नहीं रखते कि वो कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा एग्जीक्यूशन पे, उसका टाइम कितना लगेगा, मेमोरी उसको कितनी रिक्वायर्ड है, इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते, बल्कि ये मद्देनजर रखते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रायोरिटी किसको देनी है। तो प्रायोरिटी बेस्ड जो प्रोसेसेस हैं उनको पहले जो है वो पहले एंटरटेन किया जाता है। अब प्रायोरिटी कैसे असाइन की जाएगी, तो दो चीजें हैं, एक इंटरनल असाइनमेंट है और एक एक्सटर्नल है। अब इंटरनली प्रायोरिटी असाइनमेंट में क्या देखा जाएगा, बेस्ड ऑन प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसकी मेमोरी उसको रिक्वायर कितनी है, उसके अंदर फाइल्स क्या है, उसकी रेशियो क्या है, ये सारी चीजें देख कर फिर हम उसको जो प्रायोरिटी असाइन करते हैं। और एक्सटर्नल की बात करें तो बेस्ड ऑन यूजर इंपॉर्टेंस, कि यूजर उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसकी प्रायोरिटी को कैसे सिलेक्ट कर रहा है। तो ये दो पैरामीटर्स है जिसकी बेस पर जो है हम प्रोसेस को प्रायोरिटी देते हैं और उसी बेस पर सिस्टम जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्वेशन का है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो कभी भी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप मेजर प्रोसेसेस जो है वो उनको प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं वो होते जा रहे हैं, तो जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस है वो कब एग्जीक्यूट होंगे, तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो स्टार्वेशन जो है वो मेजर प्रॉब्लम है, और इसका अगेन सोल्यूशन वही है एजिंग, कि आप प्रायोरिटी के साथ साथ टाइम भी देखें कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर से क्यू में मौजूद है, ताकि उस हिसाब से सभी प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल हो सके। उसके बाद राउंड रोबिन टेक्निक है। अब इसके अंदर क्या होता है राउंड रोबिन के अंदर, कि आप हर प्रोसेस को स्मॉल टाइम यूनिट, जिसको टाइम क्वांटम कहते हैं, वो अलॉट कर दें, कि आप हर प्रोसेस को इक्वल शेयर ऑफ टाइम दे दें, ताकि वो उतना टाइम गुजारने के बाद दोबारा फिर क्यू में लगता जाए। इसको हम राउंड रोबिन या आरआर भी कहते हैं, और इसको सर्कुलर क्यू भी कहते हैं। अब टाइम क्वांटम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कि टाइम क्वांटम कैसे अलॉट किया जाए। उसके लिए फर्स्ट तो अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि उसकी टाइमिंग कि वो कब आया है, प्रोसेस कब क्यू में लगा है, उस हिसाब से। और सेकेंडली हम उसको ये भी देखते हैं कि सबसे छोटा प्रोसेस जो जिसको रिसोर्सेज कम चाहिए वो भी मद्देनजर रखते हैं। और रूल ऑफ थंब यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन द कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, कि इन चारों बातों, तीन चार बातों का ख्याल रखते हुए हम जो है वो प्रोसेसेस को टाइम अलॉट करते हैं। और इसका फायदा क्या मिलता है, फेयर एलोकेशन हो जाती है, सभी प्रोसेसेस को मौका मिलता है, टाइम मिलता है कि वो एग्जीक्यूट हो सके। और बाउंडेड रिस्पांस टाइम जो वो सभी जो प्रोसेसेस हैं उनके रिस्पांस टाइम बाउंडेड हो जाता है, ताकि सभी प्रोसेस अपने अपने टाइम पर अपने अपने रिस्पांस के हिसाब से जो है वो एटलीस्ट एग्जीक्यूट हो जाए। गुड फॉर द टाइम शेयरिंग सिस्टम, वो सिस्टम जो टाइम शेयरिंग पर ऑपरेट करते हैं उनके लिए ये टेक्निक जो है वो बेस्ट इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो उनका कंपैरिजन है कि जो हमने ये जितने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जितनी शेड्यूलिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं उनका कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। ये सारी बातें हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एफसीएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्स है, या शॉर्ट जॉब फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, राउंड रोबिन है, इन सब के जो है वो प्रिमिटिव, एवरेज वेटिंग, स्टारवेशन, कम्प्लेक्सिटी, बेस्ट फॉर, इन सारी चीजों को जो हमने पीछे डिस्कस किए इन द फॉर्म ऑफ द टेबल दिया गया। मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसके कंपैरिजन को यहां से अच्छी तरह से देख सके। सिंपल वही बात है जो हमने पीछे डिस्कस की है कि ये सारे एल्गोरिदम्स जो है वो एक दूसरे से किस तरह डिफर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो इस्तेमाल की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, दैट इज द थ्रेड। व्हाट इज द थ्रेड? बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, यानी कि सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है उसका बेसिक मेजरमेंट जो यूनिट है उसको हम थ्रेड कहते हैं। और अ प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड रख सकता है, यानी कि सीपीयू का वो टाइम जो एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, या आप उसको कह सकते हैं कि सीपीयू की टाइम यूटिलाइजेशन की करेंसी है कि हर प्रोसेस के पास जो है वो कितने थ्रेड्स होंगे उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। जो हैवी प्रोसेसेस हैं या लॉन्ग प्रोसेसेस हैं उनको जाहिर सी बात है सीपीयू की टाइम यूटिलाइजेशन ज्यादा चाहिए, विच मींस कि उनके पास थ्रेड्स ज्यादा होंगे। और शॉर्ट प्रोसेसेस जो है उनके पास थ्रेड्स क्या होंगे, कम होंगे। तो प्रोसेस और थ्रेड के दरमियान अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो जो उसकी क्रिएशन है, प्रोसेस जो होता है वो हैवी वेट होता है और थ्रेड जो होता है वो लाइट वेट होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक एंटिटी है, सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है। कम्युनिकेशन की बात करें
प्रोसेस जो वो कम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें मल्टीपल थ्रेड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जबकि थ्रेड एक सिंगल एंटिटी है तो उसको हम सिंपल कहते हैं। एड्रेस स्पेस की बात करें तो प्रोसेस के पास सेपरेट स्पेस होती है, जबकि थ्रेड जो है वो शेयर्ड हो रहे होते हैं। एट ए टाइम हो सकता है एक थ्रेड जो वो दो जो प्रोसेसेस हैं उनकी तरफ से यूज किया जा रहा हो। कॉन्टेक्स्ट स्विच की बात करें तो प्रोसेस जो वो एक्सपेंसिव होता है बिकॉज हैवी वेट होता है, और जो थ्रेड है वो चीप होता है क्योंकि ये लाइटर वेट होता है। नॉट इन द मोड, हम पैसों के वाले से बात नहीं करें, हम इन द फॉर्म ऑफ टाइम यूटिलाइजेशन, सीपीयू की टाइम यूटिलाइजेशन और मेमोरी या रिसोर्सेज के हिसाब से इसकी बात करें। फॉल्ट आइसोलेशन की बात करें तो प्रोसेस में जो है वो फॉल्ट ढूंढना आसान होता है एज कंपेयर टू थ्रेड, क्योंकि थ्रेड जो है वो शेयर्ड बाय मैनी प्रोसेसेस हो सकता है, इसलिए उसमें इन चीजों को हैंडल करना जो जरा मुश्किल होता है। अब थ्रेड के कंपोनेंट्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, दैट इज अ शेयर्ड एंड प्राइवेट। और शेयर्ड थ्रेड्स की बात करें तो ये कोड सेक्शंस में पाया जाता है, और इनको जो प्राइवेट को थ्रेड आईडी कहते हैं। डाटा सेक्शन में बात करें तो प्राइवेट वाले जो प्रोग्राम काउंटर बनता है। हीप की बात करें तो प्राइवेट के अंदर रजिस्टर सेट होता है। ओपन फाइल्स होते हैं शेयर्ड थ्रेड्स के अंदर, जबकि स्टैक होते हैं प्राइवेट थ्रेड के अंदर। इसका करंट डायरेक्टरी की बात करें तो सिंगल मास्क की प्रायोरिटी होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस को जो करेंसी एलोकेट की जाती है, जो सीपीयू के टाइम के हवाले से जो करेंसी एलोकेट की जाती है, जो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, उसको हम थ्रेड कहते हैं। और उसके बाद अगेन के थ्रेड जो है वो लाइट वेट होते हैं क्योंकि स्मॉल एंटिटी एज कंपेयर टू द प्रोसेस। ओके जी, बात करते हैं जी मल्टी थ्रेडिंग के बेनिफिट्स की, कि मल्टी थ्रेडिंग जो है उसके बेनिफिट्स क्या है, थ्रेड्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास रिस्पॉन्सनेस। अब इसमें क्या होता है कि वन थ्रेड ब्लॉक अनदर कैन रन, यानी कि अगर आप मल्टीपल थ्रेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं और किसी भी एरर की वजह से अगर एक थ्रेड ब्लॉक होता है तो बाकी जो थ्रेड है वो रन कर जाते हैं उस एक थ्रेड को स्किप करके। और उसके बाद यूआई रिमेन्स रिस्पॉन्सिव ड्यूरिंग द लॉन्ग ऑपरेशंस, के अगर लंबे ऑपरेशन चल रहे हैं तो जो यूजर इंटरफेस है वो उसको रिस्पॉन्सिव रहता है, यूजर जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग की बात करें, थ्रेड शेयर मेमोरी डायरेक्टली और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स आईपीसी नीडेड नहीं होती। थ्रेड चूंकि डायरेक्टली एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है सीपीयू टाइम यूटिलाइजेशन की, तो इसलिए ये डायरेक्टली मेमोरी को यूज कर सकता है, और इसलिए जो मेमोरी एलोकेशन के लिए कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम्स है उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इकोनॉमी की बात करें, क्रिएटिंग थ्रेड्स चीपर देन द प्रोसेसेस, बिकॉज जैसे हमने पहले बात की कि थ्रेड जो है वो बेसिक एंटिटी है, बेसिक यूनिट है, जबकि जो प्रोसेस है वो मल्टीपल थ्रेड्स को इस्तेमाल करता है। उसके बाद स्केलेबिलिटी की बात करें, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल सीपीयूज। उसकी वजह ये है कि ये छोटा होता है यूनिट में, तो अगर ये करेंसी बड़ी हो, उसको समझने के लिए आप आसान एनालॉजी ये ले लें कि अगर बड़ी करेंसी है और आपको जरूरत छोटी की है तो आपको बड़ी करेंसी को इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि अगर आपके पास छोटी करेंसीज हैं तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ज्यादा स्पेस या ज्यादा जगह को बचाया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं जी यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड्स क्या होते हैं। कर्नल थ्रेड्स और यूजर थ्रेड में क्या फर्क है, उनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट के हवाले से बात करें, जो यूजर थ्रेड होता है वो यूजर स्पेस लाइब्रेरी में मौजूद होता है, जबकि कर्नल थ्रेड जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के साथ होते हैं। स्पीड की बात करें तो जो यूजर थ्रेड होता है फास्ट होता है, जल्दी स्विच करता है, जल्दी पैदा होता है, जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि जो कर्नल थ्रेड्स हैं चूंकि सिस्टम कॉल्स पर डिपेंडेंट होते हैं इसलिए स्लोवर होते हैं। ब्लॉकिंग की बात करें, अगर एक ब्लॉक होता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन तो अदर भी ब्लॉक हो जाते हैं, जबकि जो ये ऑपोजिट हो गया। आई थिंक जो थ्रेड्स हैं वो अगर एक ब्लॉक हो जाए तो बाकी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, जब जो कि कर्नल थ्रेड्स हैं वो अगर एक ब्लॉक हो जाए तो बाकी जो है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ऑपोजिट देखा गया। मल्टी प्रोसेसर की बात करें तो यूजर थ्रेड जो है वो मल्टी प्रोसेसर नहीं कर सकता, जबकि कर्नल थ्रेड्स वो कर सकते हैं। एग्जांपल्स जो है वो जो पॉसिक्स प्री थ्रेड्स है या जावा है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात करें तो विंडोज लिनक्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनके अंदर जो वो कर्नल थ्रेड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। थ्रेडिंग मॉडल्स जो है वो दो तरह के थ्रेडिंग मॉडल्स होते हैं, मैनी टू वन और वन टू वन। मैनी टू वन का मतलब ये है कि बहुत सारे यूजर थ्रेड जो है वो किसी एक कर्नल थ्रेड्स के अंदर जो वो इस्तेमाल हो, जबकि वन टू वन का मतलब ये कि हर थ्रेड के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल थ्रेड है वो मौजूद हो, यानी कि ये शेयर्ड अप्रोच को इस्तेमाल कर रहा होता है।
जिसके अंदर जो मैनी थ्रेड्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिंगल कर्नल थ्रेड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि ये आइसोलेटेड यानी कि सिंगल टू सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड अप्रोच है जो मैनी टू मैनी है, यानी कि बहुत सारे यूजर थ्रेड्स जो हैं वो बहुत सारे कर्नल थ्रेड्स के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी कि ये 3 डिफरेंट तरह के जो मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं जब हम थ्रेडिंग की बात करते हैं, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर रिक्वायरमेंट जो है वो इन मॉडल्स को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो कोड के अंदर क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है कि वो कोड सेगमेंट दैट एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, क्या हर कोड का वो हिस्सा जो शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड थ्रेड्स को इस्तेमाल कर रहा हो, उसको हम क्रिटिकल सेक्शंस कहते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, कि क्रिटिकल सेक्शन में एक वक्त में एक ही प्रोसेस हो सकता है, मल्टी प्रोसेस नहीं हो सकती है। यानी कि शेयर्ड मेमोरी के लिए कोई एक प्रोसेस एट अ टाइम किसी मेमोरी को शेयर कर रहा होता है, मल्टीपल प्रोसेस जो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकते। अगर कोई प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में ना हो तो आ रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट बी एबल टू एंटर, कि अगर क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, स्पेस वहां पर खाली है, तो कोई भी प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस जो है वो एंटर हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर फॉर द शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए। सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली, कि आप उसकी सिलेक्शन को डिले तो कर सकते हैं बट इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्रिटिकल सेक्शन में कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो लाजमी एंटर होना चाहिए। लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स अदर कैन एंटर बिफोर अ वेटिंग प्रोसेस, कि अब यहां पर जो अदर प्रोसेसेस हैं वो कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकते हैं, कितनी बार शेयर्ड प्रोसेसेस को यूज कर सकते हैं आफ्टर द वेटिंग टाइम। उसके जो जनरल स्ट्रक्चर है कोडिंग के अंदर क्रिटिकल सेक्शन का वो कुछ इस तरह से होता है। डू लूप के अंदर जैसे एंट्री सेक्शन, रिक्वेस्ट, परमिशन, फिर क्रिटिकल सेक्शन जिसमें एक्सेस आ जाती है, फिर एग्जिट सेक्शन, सिग्नल जो वो डन हो जाता है, कि ये 3 कैटेगरीज के साथ जो वो क्रिटिकल सेक्शन वो कंप्लीट हो जाता है। एंट्री सेक्शन होता है जिसमें कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है एंट्री के लिए, फिर क्रिटिकल सेक्शन एक्चुअल कोड आ जाता है जिसके अंदर वो प्रोसेस जो वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद होता है। देन एग्जिट सेक्शन है जहां पर क्रिटिकल सेक्शन में से वो प्रोसेस जो है वो आफ्टर यूजिंग द रिसोर्सेज एग्जिट कर जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पीटरसन सॉल्यूशन है इस क्रिटिकल सेक्शन के लिए। अब पीटरसन सॉल्यूशन कैसे काम करता है, वो कहते हैं इफ बोथ दो जो प्रोसेसेस हैं वो वांट टू एंटर, टर्न डिसाइड्स हु गोज, यानी कि अगर दो प्रोसेसेस जो है वो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज करना चाह रहे हैं तो टर्न डिसाइड करेगी, यानी कि जो पहले आएगा वो जो है वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकेगा। पोलाइट बिहेवियर इंश्योर्स फेयरनेस, कि जो रोबस्ट किस्म के प्रोग्राम्स हैं उनको भी वेटिंग में डाला जाता है और स्मूथ जो प्रोग्राम रन है प्रोसेसेस हैं उनको पहले अलाउ किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। लिमिटेशन इसमें क्या है, वर्क्स ओनली फॉर 2 प्रोसेसेस, कि सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए काम कर सकता है। अगर इससे ज्यादा प्रोसेसेस हो तो तब हम क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो पीटरसन सॉल्यूशन में एक्सप्लेन नहीं होता। बिजी वेटिंग, सीपीयू का टाइम जो है वो वेस्ट करवाता है, कि जब 2 प्रोसेसेस आ जाते हैं तो टर्न जब डिसाइड करी होती है तो सीपीयू का काफी सारा जो टाइम है वो इसमें वेस्ट होता है। उसके बाद सिमॉफर्स हैं। सिमॉफर्स क्या होते हैं, ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं एक्सेस ओनली वाया 2 एटॉमिक ऑपरेशंस, कि ऐसे वेरिएबल्स जो 2 एटॉमिक वाइब्रेशन हैं कि बहुत छोटे ऑपरेशंस के थ्रू एक्सेस किए जा सके। और सिमॉफर्स की 2 टाइप्स होती हैं, काउंटिंग सिमॉफर और बाइनरी सिमॉफर। अब इसके आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो काउंटिंग सिमॉफर्स है ये बताता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज कितने जो है वो दस्तयाब है, और इनिशियलाइज होता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज को, जितने भी इसके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको इनिशियलाइज करता है जब प्रोसेसेस को किस तरह से वो रिसोर्सेज जो वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बाइनरी सिमॉफर्स की बात करें तो ये सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में इस्तेमाल होता है, और चूंकि बाइनरी नंबर्स है तो ये हमेशा जब भी कोड के स्टार्ट में 1 आएगा तभी ये स्टार्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमॉफर म्यूटेक्स में जब इक्वल 1 होगा देन उसकी कॉल होगी उसको इनिशियलाइज करने के लिए। ओके जी, उसके बाद क्लासिक प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोडिंग में अक्सर देखने को आती है। उसमें वो क्या कहता है जी, बाउंडेड बफर, इसको जो है ना इस क्लासिक प्रॉब्लम को हम कहते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। अब बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या है, उसमें वो ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो वो आइटम प्रोड्यूस करते रहते हैं,
कंज्यूमर जो है वो आइटम्स को कंज्यूम करते रहते हैं, तो दरमियान में बफरिंग के लिए यानी कि प्रोसेसिंग के लिए टाइम नहीं होता। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे, जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम करते रहे आइटम्स को, प्रोड्यूसर जो वो आइटम्स को प्रोड्यूस ही करते रहे, तो कभी भी जो बफर है वो जब फिल होने के बाद उसको टाइम कैसे मिलेगा कि वो अपने रिसोर्सेज को पहले फ्री करवा ले ताकि नए आने वाले जो आइटम्स हैं उनके लिए स्पेस बना सके। तो इस प्रॉब्लम को हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम कहते हैं, जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में कोई आइडल टाइम नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होती उनमें, वो कंटिन्यूसली आइटम्स को या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेम इज द प्रॉब्लम एक और है जिसको रीडर्स और राइटर्स प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। ये भी तकरीबन वैसी ही प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि मल्टीपल रीडर्स एंड राइटर्स एक्सेसिंग द शेयर्ड डाटा, यानी कि बहुत सारे रीडर्स या राइटर जो आइटम्स हैं वो जो एक ही शेयर डाटा उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मल्टीपल रीडर्स कैन रीड साइमल्टेनियसली, यानी कि बहुत सारे रीडर आइटम जो है वो साइमल्टेनियसली रीड तो कर सकते हैं, बट एक ही राइटर एक वक्त में जो है वो उसको राइट कर सकता है। तो ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं। राइटर हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस, नो रीडर्स विल राइटिंग, यानी कि जो राइटर्स हैं वो उनके लिए यहाँ पे ज्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि राइटिंग आइटम्स जो है, कोड राइटिंग आइटम्स जो है वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, जबकि रीडर्स जो है वो मल्टीपल उस एक कोड को मल्टीपल जो रीडिंग आइटम्स है वो उसको सिमिलर टाइम में सेम टाइम के अंदर जो है वो रीड कर सकती है। इसको रीडर राइटर्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। उसके बाद डेडलॉक है। चार कंडीशंस जरूरी है, इसको कॉफमैन कंडीशन भी कहते हैं। कॉफमैन कंडीशन में ये चारों जो है वो अगर कंडीशंस होल्ड करती है तब हम इसको कहते हैं कि कॉफमैन कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही होती है। ये भी स्पेसिफिक कंडीशन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोडिंग में इस्तेमाल होती है। अब कॉफमैन कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये चारों कंडीशंस होल्ड करें, जिनमें पहले आ जाती है जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल, इसमें रिसोर्सेज जो है वो शेयरेबल नहीं होते। ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में एक रिसोर्स ही उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि प्रिंटर है, अगर प्रिंटर यूज हो रहा है तो वो सिर्फ वही उस रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा। सेकंड ये होल्ड एंड वेट, प्रोसेस होल्ड सम रिसोर्सेज व्हाइल वेटिंग फॉर अदर, डजंट रिलीज द हेल्ड रिसोर्सेज, यानी कि एक प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज है और वो वेट कर रहा है किसी और रिसोर्सेज के लिए, तो जो उसने रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है वेटिंग टाइम के दरमियान वो उन रिसोर्सेज को रिलीज नहीं करेगा। जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर है कि अगर प्रिंटर जो वेट कर रहा है स्कैनर के लिए, तो प्रिंटर ने जितने रिसोर्सेज हेल्ड किए हुए हैं वो उनको रिलीज नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन है नो प्रिम्पटेशन, इसमें रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सेबली टेकन। अब इसमें यह कि आप फोर्सेबली वो रिसोर्सेज नहीं ले सकते, चाहे वो डिवाइस उसको रिलीज कर रही है या नहीं कर रही। और ओनली प्रोसेस होल्डिंग कैन रिलीज, कि जिस प्रोसेस ने उस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ सिर्फ वही प्रोसेस जो है उसकी जो उन रिसोर्सेज को रिलीज कर सकता है। सर्कुलर वेट इसकी बात करें तो सर्कुलर चेन ऑफ द प्रोसेसेस ईच वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज हेल्ड बाय द नेक्स्ट, यानी कि अब ये सर्कल में चेन चल रही होती है कि अगर एक प्रोसेस नंबर P1 ने कुछ ऐसे प्रोसेस रिसोर्सेज होल्ड किए हुए और वेट कर रहे हैं P2 की तरफ से रिसोर्सेज रिलीज होने के लिए, और P2 वेट कर रहा है P3 के रिलीज होने का, P3 वेट कर रहा है P4 का, और P4 वेट कर रहा है P1 का। तो इस तरह की सर्कुलर चेन बन जाती है कि चारों या पांचों रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरे की वेट में जो इनफाइनेटली टाइम के लिए वेट करते रहते हैं। अगर ये चारों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो इस कंडीशन को हम कॉफमैन कंडीशंस कहते हैं या डेडलॉक कहते हैं। अब इस कंडीशन में किया कुछ नहीं जा सकता, इसलिए इसको डेडलॉक कहा जाता है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करें, जैसे कि ट्रैफिक डेडलॉक हो जाता है कि चार कार जो है वो किसी इंटरसेक्शन पर चारों एक ही वक्त में जो है वो गुजरना चाह रहे हैं, तो हर एक को एक एक लेन जो वो होल्ड करती है और ईच वेट फॉर द लेन अहेड, कि हर एक कार दूसरी कार का वेट कर रही है कि वो उसको रिलीज करे, दूसरी तीसरी का वेट कर रही है, तीसरी चौथी का वेट कर रही है। तो इस कंडीशन को डेडलॉक कहते हैं और इन कंडीशंस को कॉफमैन कंडीशन भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज जो है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बोल के बताई वो सारी स्टेबल की सूरत में लिखी गई हैं कि किस तरह से डेडलॉक या ये चारों कंडीशंस जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज को किस तरह से हेल्ड और रिलीज करती हैं।
सो यहां तक हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स हैं या उसकी बैकएंड पर जो प्रोसेसेस या जो चीजें चल रही होती हैं उसकी डिस्कशन की है। नेक्स्ट हम स्पेसिफिकली यूनिक्स और लिनक्स की जो फाइल्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।